नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। 5 साल में खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड और 22,030 चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों ने भुनाए हैं। 187 बॉन्डों को प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया है। 15 मार्च को चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा ये जानकारी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग को दी जानकारी। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, क्या थी ये चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना को 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड के जरिए पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया और उसकी अधिकृत शाखा से बॉन्ड खरीदने का प्रावधान किया गया था। और आप देखते हैं कि जून तक का समय मांगा था किसने, एसबीआई ने। अब आप देखते हैं कि एक दिन में दे दिया। अब सोचिए जिसके लिए इतने महीने का टाइम मांग रहा था उस एक दिन में हो गया। कहने का सीधा सा मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग नेताओं को वोट देते हैं ना, जनता वोट देती है ना, तो जनता को मालूम तो चलना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कौन उस पार्टी को चंदा दे रहा है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। तो इसी की बात हो रही थी। इसमें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई है, अनुच्छेद 324 के तहत। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना 62 वर्ष बाद साकार हुआ है, मोदी साहब करें। गुजरात के धुलेलाबाद, सांदड़ और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का किया शिलान्यास। और धोलेरा के टाटा संयंत्र से पहली बार सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2026 में बनकर तैयार हुई है। केंद्र स्वीकृत परियोजना को गुजरात में सुता मंजूरी, पटेल साहब कह रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं ना, सेमीकंडक्टर का आप देखते हैं कि बहुत इसका उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल, टावर, रेडियो फ्रिक्वेंसी उपयोग में आएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम लोग बाहर ही देशों से मंगाते हैं। तो अगर गुजरात की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर देखने को मिलेगी। देखिए ये गुजरात है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्यों में आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। अगर हम बात करें यहाँ 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। सीए पर केजरीवाल ने खेला पाकिस्तान कार्ड। कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आएंगे तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी। पूछा क्या पाक से आए लोगों की झुग्गियां अपने घर के बाहर देखना पसंद करेंगे भारतीय। अब आपने देखा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया हुआ है और लागू भी हो चुका है। अब आप इसमें देखिए भारत आएंगे जो, यहाँ आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक रूप में है जो लोग, चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे आपकी अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, तो उन्हें बसाओगे कहाँ। ये अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं। बोले इन्हें नौकरी कैसे दोगे जब तुम भारतीयों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो। तो उसी को लेकर और आप देखते बहुत सारे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शब्द नहीं दिया गया। मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। और इस पर एक क्लास ली हुई थी सेपरेट, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस तरह का एक कोई टॉपिक चर्चा में आता है तो एक बार उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लीजिए। बाद में कुछ अपडेट होता है तो उसे देखते रहा करिएगा, ठीक है।
और आप देखेंगे पाकिस्तान से बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अफगानिस्तान से लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। बांग्लादेश से आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से 5 राज्यों से सीमा लगती है। और सीएए में कोई परेशानी नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, और एनआरसी में भी किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन जब एनआरसी रजिस्टर होगा ना, तो उसमें आप देखिए जो भारतीय रहेंगे वो तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और खासकर जो मुस्लिम आए हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं को तो सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी, बाकी धर्मों को तो मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को नहीं मिलेगी। उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो अपने अपने तरफ हैं। ये पिटबुल समेत 23 खूंखार नस्लों के कुत्तों की बिक्री पर प्रतिबंध। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी कुत्ते हमले कर रहे हैं ना, और घटनाएं देख रहे हैं, तो इसीलिए पालतू कुत्ते के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर और मास्टफ सहित खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजकर यह सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है कि खतरनाक नस्लों के रूप में चिन्हित कुत्तों के प्रजनन और उन्हें बेचने का लाइसेंस जारी न करें। 906 अंक टूटा सेंसेक्स, 13.47 करोड़ रुपए घटी निवेशकों की संपत्ति। कांग्रेस का वादा देख लीजिए, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। 2023 है, निकल गया, 2024 आ गया। 2024 में आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव है हमारे देश में, 543 सीटें हैं लोकसभा की, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल उम्र रखी गई है कम से कम। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी देगी। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को साधने का कवायद। नारी न्याय के तहत खरगे राहुल ने की 5 गारंटी। पहली गारंटी महालक्ष्मी के तहत प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। दूसरी गारंटी को आधी आबादी पूरा हक का नाम दिया गया, और इसके तहत केंद्र सरकार की सभी नई नियुक्तियों में 50% भर्ती महिलाओं की होगी। तीसरी गारंटी आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील से जुड़ी महिला कामगारों की मासिक वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना किया जाएगा। चौथी गारंटी अधिकार मित्री में महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जरूरी कानूनी मदद देने के लिए हर पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति होगी। पांचवी गारंटी सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले हॉस्टल बनाए जाएंगे। अच्छी पहल है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, और राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में आप देखते हैं कि 70 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को केंद्र से मिली अनुमति। लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक व इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर बनने से दक्षिणी व मध्य दिल्ली में बढ़ेगा मेट्रो का आप देखते हैं नेटवर्क। 8,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दोनों कॉरिडोर का काम पूरा होगा, मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप देखिए राजधानी दिल्ली में पर्यटन को लगेंगे पंख। पहली बार दिल्ली के 5 स्मारक परिसर एक साथ लिए गए गोद। यहाँ पर्यटकों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। ASI एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत कॉरपोरेट घरानों ने गोद लिए ऐतिहासिक स्मारक। गोद लिए स्मारकों में होंगे ये काम: स्वच्छता, आवागमन, सुरक्षा और जानकारी, शौचालय, पानी, वेवी केयर रूम, कचरे का प्रबंधन, पाथवे, ई रिक्शा, साइनेज, वाईफाई सुविधा, पार्किंग आदि, फर्स्ट एड की सुविधा और CCTV सर्विलांस, लाइटिंग व क्लॉक रूम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पब्लिकेशन कियोस्क, कैफेटेरिया और कल्चरल लाइट एंड साउंड शो। इसमें आप देखिए गोद कुतुब मीनार को इजी माई ट्रिप फाउंडेशन ने गोद लिया है। ओग्यसैन की बावली को जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड ने, पुराने किले को सभ्यता फाउंडेशन ने, और सब
फिर दरजंग मकबरा को सभ्यता फाउंडेशन है, हुमायूं का मकबरा सभ्यता फाउंडेशन है, जमाली कमाली बलबन का मकबरा सभ्यता फाउंडेशन है, आगरा का किला इजी माई ट्रस्ट फाउंडेशन है, गोवा का ऊपरी किला दृष्टि लाइफ सेविंग प्राइवेट लिमिटेड है, एलिफेंटा गुफाएं महेश इंटरप्राइजेज इंटर एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, चंपारण का बौद्ध स्तूप IDD ट्रेड काउंसिल ने, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर CIFCL ने, कांचीपुरम की मामल्लपुरम में स्मारकों का समूह CIFCL ने, मंदिरों का समूह खजुराहो का इजी माई ट्रस्ट फाउंडेशन ने, सूर्य मंदिर कोणार्क इजी माई ट्रस्ट फाउंडेशन ने गोद लिए हैं। 100 नौसेना को मिली पनडुब्बी रोधी 2 स्वदेशी युद्धपोत, और दोनों पोतों का पोत का रक्षा PSU गार्डनर्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किया है निर्माण, और लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वायुसेना प्रमुख BR चौधरी। इसमें खासियत क्या है, इस पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने उसे निष्क्रिय करने की क्षमता है। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ये पोत 3 डीजल चलित जेट वाटर द्वारा संचालित है, और तटीय जल के पूर्ण पैमाने पर उप सतही निगरानी के साथ खोज और दुश्मनों पर हमले में सक्षम भी है। NCC में 3 लाख और कैडेट शामिल किए जाएंगे, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर में राजनाथ सिंह ने NCC विस्तार के प्रस्ताव को दी मंजूरी, शैक्षणिक संस्थानों में NCC के लिए बढ़ती मांग पूरी होगी इससे। सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला है, मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की, इसका उद्देश्य पात्र वंचित वर्ग को ऋण सहायता प्रदान करना एक तरह से है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस से PM सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत के मौके पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जनजातीय सभा से आने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चयन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के लोगों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने के लिए भाजपा ने प्रयास किए। चलिए, तो उन्हीं की बात हो रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, चयन समिति में CGI को नहीं रखे जाने को दी गई चुनौती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज होनी चयन समिति की बैठक, और देखिए चयन समिति में आप देखते हैं एक तो प्रधानमंत्री को रखा गया है, एक आप देखते हैं कि कानून मंत्री को रखा गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक मंत्री, और एक विपक्ष में नेता लोकसभा में, या सबसे बड़ी पार्टी का नेता अगर विपक्ष में लोकसभा का नेता नहीं है तो। और CGI को भी रखने की बात हुई थी, लेकिन इसमें CGI को नहीं रखा गया है, इसीलिए सवाल उठते रहते हैं। एक आप देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। CBSE के अध्यक्ष बनाए गए राहुल सिंह। भारत यात्रा पर आ रहे हैं भूटान के प्रधानमंत्री PM शेरिंग तोगवे के साथ भूटान के विदेश मंत्री वाणिज्य और ऊर्जा मंत्री भी आ रहे हैं, और भूटान और चीन की बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहे संवाद पर भारत पैनी नजर है। ऊर्जा संरक्षण पर भारत भूटान समझौते को मंजूरी की बात भी हो रही है। इस बीच भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच प्रारंभिक समझौते को मंजूरी दे दी है। भारत और भूटान सरकार के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। ये अब आप देखिए, भूटान है हमारा पड़ोसी, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल, असम, और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? भूटान से। एक देश से एक चुनाव पर कोविंद समिति आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। एक देश से एक चुनाव कहने का मतलब है कि देखिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की बात हो रही है। अब बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, तो इस तरह के टॉपिक के पर भी हम लोगों ने क्लास ली हुई है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग इस तरह के टॉपिक पर जो चर्चा में रहता है एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, फिर कोई अपडेट होता है तो उसे अपडेट कर लिया करिएगा बस। जैविक उत्पादों का निर्यात 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2030 तक वैश्विक कृषि उपज बाजार में देश की हिस्सेदारी $115 अरब की होगी। किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाना हमारा लक्ष्य है।
ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ईवीएम को कितनी बार देनी होगी अग्नि परीक्षा? ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम पर दोष देने लगती है, जो जीतती है वो मस्त रहती है। एक समय जो सत्ता पक्ष में है ना अभी पार्टी, ये भी देश भर में इसने रैलियां निकाली थी ईवीएम के खिलाफ, और कांग्रेस उस समय इसके पक्ष में थी। आज आप देखिए कांग्रेस विरोध करती है और बीजेपी सपोर्ट करती है। ये छोड़िए, इसीलिए कहता हूँ नेता कुछ भी कर सकते हैं। 1982 में ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल केरल के एर्नाकुलम जिले में किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 148 विधानसभा और 4 आम चुनाव कराए जा चुके हैं ईवीएम से, और 2013 में वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल नागालैंड में किया गया था। इससे मतदाता देख सकता है वोट किस प्रत्याशी को मिला है। 384 प्रत्याशियों तक के चुनाव एक सीट के लिए एक साथ कराए जा सकते हैं ईवीएम के माध्यम से। 50 बूथों से शुरू हुई थी ईवीएम की यात्रा। ये आप देखिए, ईवीएम का चुनाव पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। यहाँ 50 बूथों पर ट्रायल के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में ईवीएम में सिर्फ 8 प्रत्याशियों के नाम होने का विकल्प था, लेकिन अब इसमें 16 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। इनमें नोटा भी शामिल है, और ईवीएम के माध्यम से वर्तमान में एक सीट से 384 प्रत्याशियों तक के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चुनाव वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड में हुआ था। और ईवीएम को ब्लूटूथ, इंटरनेट या फिर दूसरे माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है, ये चुनाव आयोग कहता है। चुनाव आयोग कई बार कहता है कि आइए भैया आप इसमें छेड़छाड़ करके दिखाइए, लेकिन लोग नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल खड़े करते हैं। राजनीति का मौसम है तो राजनीति चलेगी ही। देखिए भाई, कागजी शोर साबित हुआ नोटा। एक नोटा आप लोग विकल्प देखते हैं जब वोट डालने जाते हैं, तो उसका क्या कहानी है उसके बारे में जान लीजिए। ऐसी हुई नोटा की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर ईवीएम में जरूरी प्रावधान करने के निर्देश दिए, जिसमें मतदाता चुनाव में उतरने उम्मीदवारों से किसी को भी वोट न देने का फैसला कर सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा बटन आखिरी विकल्प के तौर पर जोड़ा है, लेकिन नोटा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नोटा से कितने भी वोट पड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोटा चुनने वाला मतदाताओं की संख्या तो 0.5 से 1.5% वोट मिले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नोटा को। 1.08% मतदाताओं ने 2008 में लोकसभा चुनाव में नोटा का विकल्प चुना। 1.06 वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा को मिला। 0.46 मतदाताओं ने नोटा को चुना 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनाव में। 162 जीते सांसदों ने आपराधिक मामले स्वीकार किए 2009 के चुनाव में, और दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से नोटा को 1.29 करोड़ से अधिक वोट मिले हैं। फिर भी दोनों चुनावों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि नोटा का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। और हमारे यहाँ तो चुनाव ही देखिए, जो जितना बड़ा अपराधी होगा उतना जीतने की संभावना बढ़ जाती है, एक परंपरा बन चुकी है। तीसरे नंबर पर रहा नोटा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा वोट 51,560 बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट क्षेत्र में डाले गए थे। तब यहाँ नोटा को कुल मिलाकर 5.03% मिले, और वह तीसरे स्थान पर था। नोटा को ताकतवर बनाने की जरूरत। एक्सिस इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता का कहना है कि नोटा से कम वोट पाने वाले लोग को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे में बहुत से मतदाता सोचते हैं कि नोटा चुनने का क्या मतलब है, नोटा को ताकतवर बनाने की जरूरत है। कोई मतलब तो रहे नोटा का। नोटा के पहले था यह विकल्प। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, उनके पास फॉर्म 49 ओ भरने का विकल्प होता था। मतदाता को मतदान केंद्र पर 49 ओ फॉर्म भरना पड़ता था। हालांकि इस प्रक्रिया में मतदाता की पहचान गोपनीय नहीं रहती थी, इसलिए आप देखते हैं कि इसे हटा दिया गया। गोपनीय रहना चाहिए, वरना आप देखते हैं कि लोग बदला लेते हैं अगर आप उन्हें वोट ना दो तो। राजनीति की खबरें चल ही रही है, वहाँ बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह। तो चुनाव होने दीजिए, आप लोग चुनाव के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, और राजनीति को मजे लीजिए। और राजनीति में आपको ज़्यादा क्या नहीं करना है, सीरियसली नहीं होना है, ना लड़ाई करना है किसी से। अब आप देखिए, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन चुके हैं ना। विधानसभा में 90 सीटें हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।
ये पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को आज संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। इस दौरान वह योजना के तहत दिल्ली के 5,000 स्ट्रीट वेंडरों समेत 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित भी करेंगे। ये महाराष्ट्र में 26/11 हमला हुआ था ना, उसमें पीड़िता थी देविका को मिलेगा घर। देविका रोटवान को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना के तहत घर दिया जाएगा। अच्छी बात है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए थे ना, उसी की बात है। उत्तराखंड में देखिए जो समान नागरिक संहिता आई हुई है विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार की अधिसूचित करने के बाद हो जाएगा कानून लागू। और आप देखिए संहिता की नियमावली के लिए सरकार गठित कर चुकी है समिति। ये ओसीसी कहने का मतलब है, समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर कोई किसी की हत्या कर दे, कोई किसी को मार दे, तो उस पर सब पर एक तरह से कानून चलता है, नियम सब लागू होते हैं। लेकिन आप देखते हैं शादी की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, अलग अलग समुदाय में, जातियों में, धर्म में अलग अलग वो देखने को मिलता है। तो उन सबको एक करने के लिए बात हो रही है। और लोग कहते हैं जब एक देश है, एक संविधान है, एक झंडा है, तो एक कानून होना चाहिए। नागपुर में शताब्दी वर्ष पर होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगा संघ। बैठक में संघ के 36 अनुपांगिक संगठनों के 1525 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और देखिए आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। एक पुराना संगठन है, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। के वी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 9 प्रयास से गंगा जल तय करेगा सूखे कंठ, और नाले के शोधित जल से बनेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के अलीपुर जिले के नाले के पानी को अतिरिक्त शोधित कर हरदुआगंज विद्युत संयंत्र करेगा उपयोग है इसका। चलिए अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिलती है किसी मुद्दे पर, तो ये सब भी पढ़ा करिएगा। विपक्ष का मोर्चा कितना मजबूत, तो यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा को ठोस चुनौती देना चाहते तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी। और अभी तो आप देख रहे हैं जितना भी महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना था, अधिकतर जा चुके हैं। नीतीश कुमार जा चुके हैं, जो सूत्रधार थे उसके आरएलडी जा चुकी है। वहाँ आम आदमी पार्टी में पंजाब में अलग चल ही रहा है। वहाँ देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पार हो ही गई। तो सब आप देख रहे हैं कि चल रहा है। बाकी 370 बीजेपी कह रही है, 370 400 की बात कर रही है। मैंने आप लोगों से कहा ना, राजनीति में नैरेटिव बड़ा चलता है। अब आप देखें कि मीडिया में जो भी रिपोर्टें आ रही हैं उसमें ये नहीं बात हो रही कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बातें हो रही कि 370 मिलेंगी या 400 मिलेंगी। यही नैरेटिव है, यही जनता में जाएगा और इसी हिसाब से वोट पड़ते हैं। और हो सकता है, मैं तो कहता हूँ 400 भी मिल जाए तो कोई हैरानी अब नहीं होनी चाहिए। रिद्धि सीधी, बिल्कुल। ये सड़क दुर्घटनाएं रोकने का सही तरीका, इस तरह के आर्टिकल आप लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाते हैं जब आंसर राइटिंग होती है, निबंध लिखने के लिए आ जाता है। वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाएं लोगों की मृत्यु का एक बड़ा कारण बन रही हैं और सड़क दुर्घटनाएं दुनिया भर में होती हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 11.9 लाख लोगों की जान जा रही है। समझ रहे हैं कितना? 11.9 लाख। और इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 13% है। यह बहुत अधिक है। समय के साथ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं से 1.68 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और इससे सड़क एवं वाहन संबंधी सुरक्षा की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। और इसके लिए हमारी सरकार इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर पर विशेष जोर दे रही है। हालांकि केवल इतने भर से सड़कें अधिक सुरक्षित नहीं होगी, इसके साथ डिजाइनों के विकास से वाहन सुरक्षा को भी निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। एक सुरक्षित वाहन का निर्माण करना पेचीदा कार्य है और इसमें संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध सहयोग की जरूरत होती है। सड़क पर
वाहनों को टक्कर से लेकर सुरक्षा की अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानव शरीर की रचना और सड़कों पर अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किसी वाहन की डिजाइन की जाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इन दिनों आप देखते हैं कि यह देखा जा रहा कि कई वाहन निर्माता गाड़ियों को सुरक्षित बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे वाहन महंगे तो हो ही रहे हैं और सभी के लिए वाहन सुरक्षा सुलभ बनाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए ऑटो निर्माता को सभी तरह के वाहनों में सुरक्षा के साथ साथ सस्ते विकल्प प्रदान करने चाहिए। और वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज एयर बैग लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें वाहन की डिजाइन, ड्राइविंग का परिवेश और ड्राइवर का व्यवहार और दुर्घटना के पहले, दुर्घटना के समय, दुर्घटना के बाद की स्थितियों को संभालना भी शामिल है। सुरक्षा विशेषताओं को निष्क्रिय और सक्रिय प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताओं को कार दुर्घटना रोकने के लिए डिजाइन किया गया जाता है। वहीं निष्क्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताएं उस समय सुरक्षा प्रदान करती हैं जब दुर्घटना को रोकना संभव नहीं होता है। निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताओं में सीट बेल्ट हो गया, एयर बैग, हेड रीस्टेंट, आइसोफिक्स माउंट जैसे उपकरण शामिल हैं, जो टक्कर के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय सुरक्षा में ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर और पार्किंग सेंसर जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो दुर्घटना को रोकती हैं। और इसके साथ साथ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम तकनीक भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अधिक प्रासंगिक हो रही है। यह सक्रिय रूप से संभावित दुर्घटनाओं को रोककर या फिर इनका प्रभाव कम करके वाहन संबंधी सुरक्षा बढ़ाती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में अनेक प्रणालियां भी शामिल हैं, जो ड्राइवर को सड़क पर कई प्रकार के खतरों के प्रति सावधान करती है। इनमें आप देखिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन से हटने पर चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट और आगे टक्कर होने के संकेत देने आदि की व्यवस्था होती है। और ये सभी एक साथ मिलकर सड़क पर ड्राइवर को ज़्यादा सतर्क रहने को प्रोत्साहित करने और कुछ मामलों में स्वचालित रूप से कुछ कार्रवाई करके वाहन की सुरक्षा उन्नत करती है और कम से कम नुकसान होने देती है। ये ड्राइवर के व्यवहार में भी काफ़ी सुधार करती है और जिससे वह सतर्कतापूर्वक वाहन चलाता है। इससे सड़क ज़्यादा सुरक्षित बनती है। ऑटो निर्माता अपने अपने वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल पर निर्भर करते हैं। फलस्वरूप उन्हें विस्तृत परीक्षणों के बाद स्टार रेटिंग प्राप्त होती है। ग्लोबल न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम जैसे संगठनों से प्राप्त रेटिंग से दुर्घटनाओं में चोट की आशंका का संकेत मिलता है। 5 स्टार रेटिंग को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, जिसमें 1 स्टार रेटिंग वाले वाहनों की तुलना में प्राणघातक चोट का खतरा कम होता है। इसके चलते ज़्यादा सख्त टक्कर परीक्षण और मूल्यांकन मानदंडों के लागू होने से वाहन की सुरक्षा काफ़ी उन्नत हुई है और इसमें भी निर्माताओं को सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत करने को प्रेरित किया है। और इसमें पैदल राहगीरों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। वाहनों की बाहरी डिजाइन को इस प्रकार बनाने को प्रोत्साहित किया गया है कि जिससे टक्कर की स्थिति में पैदल राहगीरों को कम से कम चोट आए। भारत ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके ग्राहक विभिन्न वाहनों की सुरक्षा के पहलुओं का मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं। सुरक्षित वाहन बनाना एक सतत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो व्यापक अनुसंधान तथा सुरक्षा विशेषज्ञों और उपकरणों निर्माताओं, कंपनियों, सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास और सबसे बढ़कर जागरूक उपभोक्ताओं से प्रेरित होती है, जो अब अपनी कारों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की मांग करने लगे हैं। और जिस प्रकार सड़कों और वाहनों का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए वाहन सुरक्षा बढ़ाने की बद्धता भी बढ़ानी चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों का भविष्य सुनिश्चित करना है और इसके अलावा सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक के माध्यम से जनसाधारण को शिक्षित करना और सड़क पर सुरक्षा संबंधी ठोस दिशा निर्देश लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैसे इस सब उपायों के ऊपर हमारा मन है, जिस पर नियंत्रण सबसे बढ़िया ब्रेक है। लेखक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। शैलेंद्र चंद्रा इनका नाम है। और आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि इतने लोगों की डेथ हुई है, इतने लोगों की सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। ऊर्जा जीवन का उद्देश्य, एक कॉलम बहुत अच्छा लिखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा है और समाज की परवाह नहीं करता है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वार्थी नहीं करेंगे? और यदि कोई मानवता की सेवा नहीं कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है और केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना में लगा हुआ है, तो वह निरुद्देश्य हो जाता है। अध्यात्म साक्षात्कार के साथ जगत का कल्याण भी आवश्यक है। यही जीवन का उद्देश्य है। आप अपनी जीविका और भरण पोषण के रूप में
बहुत अधिक सेवा लेते हैं, बदले में आपको उसे वापस भी करना ही होगा, अन्यथा आप अपने ऊपर ऋण लाद रहे हैं। मृत्यु के समय यदि आप पर किसी बड़े कर्ज का बोझ है तो क्या होगा? ब्याज के साथ अपना कर्ज चुकाने के लिए आपको पुनः जन्म लेना होगा। आप समाज से सेवा लेते हैं, और लेकिन यदि आप जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। बेशक ब्याज को स्वीकार करना या ना करना आपका विशेष अधिकार है, लेकिन कर्ज चुकाने के संबंध में आपके पास ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है। आपको इसे चुकाना ही होगा। याद रखें कि आप धरती पर आए और इसकी सेवा करने के लिए और आत्म साक्षात्कार की साधना का अभ्यास करने के लिए लेकिन सिर्फ आत्म साक्षात्कार की साधना करेंगे और समाज सेवा से दूर रहेंगे तो आप अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। और सेवा और साधना दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य एक विवेकशील और तर्कशील प्रणाली है। इस प्रकार मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है और हमारे जीवन में एक आदर्श होना चाहिए। उस आदर्श की और गतिशीलता भी ही हमें मानव बनाती है, और जिसके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, ना ही किसी आदर्श की ओर कोई गति है, ऐसा व्यक्ति मानव नहीं हो सकता है। सिर्फ मनुष्य का शरीर होना मानव होने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए, ये बातें हो रही हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। खतरनाक दुष्प्रचार। तो नागरिकता संशोधन कानून की नियम तय होते ही विपक्षी दल इस कानून को लेकर कपट और झूठ का सहारा लेकर आगे जिस तरह दुष्प्रचार में जुट गया, वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा है दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने बल्कि उकसाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह तो समझ नहीं आया कि नागरिकता कानून अब वैध है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वह बंगाल में उसे लागू नहीं होने देंगी। आखिर वह होती कौन है इस कानून को लागू या ना लागू करने वाली? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि इस कानून का किसी राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता देना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। यह बुनियादी बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विचित्र नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में लाकर केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने, उनके लिए घर बनाने का काम करने जा रही है। कोई भी यह समझ सकता है कि वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं है, और नागरिकता कानून का लाभ तो वही उठा सकेंगे जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं। ऐसे लोग शरणार्थी के रूप में बेहद खराब स्थितियों में रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए ऐसे कुछ लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को उनकी दीन दशा से परिचित होने के साथ ही उनके प्रति न्यूनतम संवेदनशीलता का भी परिचय देना चाहिए। यदि विरोधी दल को यह लगता है कि नागरिकता कानून ठीक नहीं है तो वह उससे असहमति जताने और कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र है, लेकिन इसके नाम पर उन्हें लोगों को भड़काने से बाज आना चाहिए। और उनकी इसी भड़काऊ राजनीति के कारण 4 साल पहले देश में जगह जगह हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण विरोध के बहाने आगजनी की गई थी। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में विपक्षी दलों के सहयोग और समर्थन से एक व्यस्त सड़क घेरकर महीनों तक धरना चला था। विद्वेष और बेमनस पैदा करने वाली इसी धरने के चलते दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या विपक्षी दल अशांति की आग फैलाकर फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर उन्हें नागरिकता कानून के विरोध में जवान सवाल कर बोलना चाहिए। देखिए, चल रही बातें। ना करें नकल। ईमानदारी मनुष्य का वह आभूषण है जो मन और जीवन को सुंदर बनाता है, इसलिए व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार व्यक्ति की ख्याति सुगंध की तरह हर दिशा में फैल जाती है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसकी खामियाजा वह तो भुगतता ही है, उसके परिवार के सदस्यों को भी उसके ऐसे कृत्यों को कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं जारी है, और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों ने नकल की सामग्री बरामद होना चिंतनीय बताया है एक तरह से। और किसी परीक्षा में पास होने के लिए नकल का सहारा लेना उचित नहीं है, और विद्यार्थियों की यह बात समझनी चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप सफलता के लिए अनुचित तरीका अपनाते हैं तो पकड़े जाने पर आपको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जीवन में लक्ष्य को हासिल करने और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है। विद्यार्थी यदि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नियमित रूप से पढ़ाई करे तो कोई शक नहीं है
वे सफल ना हो। ऐसा किए जाने से उन पर परीक्षा का तनाव हावी नहीं होगा और अभिभावक का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को सही और बुरे में अंतर करना सिखाएं और बच्चों को बताएं कि परीक्षा में सफलता के लिए अनुचित तरीका अपनाना सही नहीं है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में कई माता पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा ना करके बच्चों के साथ रोज कुछ समय बिताएं और उनका उचित मार्गदर्शन करें ताकि वे जीवन में सही पथ पर अग्रसर हो। ये नारी शक्ति से विकसित होगा भारत। तो आप देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में सैकड़ों नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण और 2,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता कोष का भी वितरण किया। मोदी सरकार ने महिला उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहा है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं। देश के हर हिस्से में 28 से 42 वर्ष आयु वर्ग में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला उद्यमी की आय बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हैं। भारत पिछले 10 वर्षों में महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, व्यवसाय हो या फिर राजनीति, भारत में अनेक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व भी कर रही है। सूर्य और चंद्रयान मिशन में महिला विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका ने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है, जो कई विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। देश में लगभग आप देखते हैं कि 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी महिलाएं हैं। यही नहीं, भारत उन देशों में भी शामिल है जहां महिला पायलटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वायुसेना में महिला पायलट लड़ाकू विमान चला रही हैं। बैंकों ने जिन करोड़ों लोगों को लोन दिया है उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। महिलाओं को ध्यान में रखकर आरंभ हुई पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए गए हैं और 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली है। जल जीवन मिशन ने महिलाओं का कायाकल्प किया है। पीएम आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से अधिक घर महिलाओं के नाम पर हैं। जनधन खातों के जरिए वित्तीय तंत्र की मुख्यधारा में महिलाओं के शामिल होने से भी उनमें स्वावलंबन की भावना बढ़ी है। नारी शक्ति के बिना देश और समाज का विकास असंभव है। ऐसे में समाज को भी महिलाओं के प्रति सम्मान का स्तर बढ़ाकर और समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा है, ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग। नागरिकता संशोधन कानून, नहीं जाएगी किसी की भी नागरिकता। ये आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हो या सरकार हो, सबको ही कह रहा है। तो भारत सरकार, इसे भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। यह देश की अस्मिता का परिचायक है और पड़ोसी देश में रह रहे मूल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। हालांकि चंद राजनीतिक दलों को सरकार का यह निर्णय रास नहीं आया है, परंतु नागरिकता कानून में संशोधन पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि हकीकत तो यह है कि इस सरकार ने विभाजन के बाद से 31 दिसंबर 2014 तक, यानी कि 67 साल से देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को भी देश का नागरिक बनाने का बड़प्पन भरा फैसला लिया है। और बावजूद इसके धार्मिक आधार पर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बन जाने के बाद किसी मुस्लिम को कि भारत आने का कोई अर्थ नहीं था। और अगर भाजपा को यही से भी यह ख्याल होता कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वह इस निर्णय को विभाजन के या संविधान निर्माण 1950 के समय से लागू करती। हाँ, इतना जरूर है कि अब जब भी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन का काम शुरू होगा तब उसे 31 दिसंबर 2014 से पहले का कोई प्रमाण पत्र दिखाना होगा जो इस देश के मुस्लिमों के पास मौजूद है। तब उन्हें डर किस बात का है? यदि एक संदेश छिपा है कि डर उनमें है जो विभाजन के बाद से ही बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। इस कानून में देश में वैध तरीके से रह रहे किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रत्तीधर कुछ नहीं है। उन्हें डर है कि लहरों पर बिना पतवार की नावों पर बैठाकर काले समंदर में उतार दिया गया है। कानून की तमाम जटिलताओं को परे रखकर यदि इस कानून के बारे में व्याख्या की जाए तो बेहद सरल शब्दों में इतना भर है कि देश में नागरिकता कानून तो 1955 से मौजूद है, लेकिन उसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति
को देश से निकाले जाने का प्रावधान नहीं था, जो इस सरकार ने कर दिया है। जबकि पहले इसे गिरफ्तार कर जेल में डालने व प्रकरण वर्षों तक चलाने का प्रावधान था। अब कोई संविधानविद, कोई सुधारवादी, कोई पंथनिरपेक्ष, कोई अल्पसंख्यक हितैषी यह बताए कि इसमें देश में सैकड़ों साल से रह रहे मुस्लिम सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या हो गया। मजबूत एवं पारदर्शी व्यवस्था। मौजूदा नागरिकता कानून को संशोधित कर देश हित को मजबूत किया गया है और उसे पारदर्शी बनाया गया है। और आप देखते हैं कि इसलिए नए कानून का नाम नागरिकता संशोधन कानून है। और यह लोकतांत्रिक कहलाने वाले देश का अजीब दुर्भाग्य है कि वोट की राजनीति को धुरी बना चुके दल अस्तित्व समाप्ति के बिंदु तक अपने निरंतर घटते आधार के चलते नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अस्तित्वहीन भ्रम फैलाकर देश को अराजकता के ऐसे गर्त की ओर धकेलना चाहते हैं जहां से ऊपर आने में उसे फिर से 10 गुण लग जाएंगे। विरोध कर रहे राजनीतिक दल इतना तक सोचने को तैयार नहीं कि पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान उनके इस कदम से मजबूती महसूस करने लगा है और यह भी उस देश में भी नागरिकता कानून मौजूद है और राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन भी। और आप देखिए तब तजुब वो नहीं है कि देश के खास हिस्सों में किसी भी समय खुरापात प्रारंभ हो जाए। लगता है कुछ ताकतें उसी पल का इंतजार कर रही है ताकि नफरत की आग में स्वार्थ की रोटी सेक सके। जो आपकी क्लास ली हुई थी ना कल, उसे जरूर देख लीजिएगा नागरिकता संशोधन कानून पर। यह जाने कि सीए में क्या प्रावधान किए गए हैं, फिर स्वयं तय कर ले कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। और इसमें पहली और प्रमुख बात तो यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक किसी भी समुदाय का व्यक्ति देश में आ गया तो वह वैध दस्तावेज दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी इस तारीख से पहले अवैध तरीके से भी घुसा हो फिर भी वैध दस्तावेज दिखाकर नागरिकता पा सकता है। तो संताप किस बात का है। अब जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं हो क्या वह इस देश में रहने का उत्तराधिकारी है। गरीब से गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति के पास भी कोई एक दस्तावेज तो होगा। और नागरिक संशोधन से कानून में जो बड़ा बदलाव लाया गया है वह यह है कि पहले से मौजूद नागरिकता कानून में ऐसे अवैध घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डालने का प्रावधान था और जिसमें कुछ ही समय में वह जमानत पर बाहर आकर कहीं और जाकर रहना प्रारंभ कर देता था। भाजपा सरकार ने कानून इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब यह प्रावधान कर दिया गया कि ऐसे व्यक्ति देश से निकाल दिए जाएंगे। यानी कोई मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 के बाद अवैध तरीके से गुस्सा हो तो नागरिकता मांगने का हक नहीं रहेगा, उल्टे उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान से अवैध रूप से आए मुस्लिम यूपी व बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुस्लिम बंगाल में बहुतायत से रह रहे हैं, कालांतर में भी कई दलों के मतदाता बन गए तो तकलीफ नहीं इन्हीं दलों को हो रही है। और इस कानून में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण बातें संशोधित की हैं। पहली, 31 दिसंबर 2014 के बाद अवैध घुसपैठी यदि मुस्लिम है तो नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन गैर मुस्लिम है तो दे देंगे। यही परेशानी भी बना हुआ है, यही विरोध किया जा रहा है इसे। दूसरा, उस अवैध घुसपैठियों को जेल में नहीं रखेंगे बल्कि देश निकाला देंगे। क्या किसी को देश को इतना हक नहीं है कि वह अपना नागरिकता कानून बनाए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिससे इस कथित उदारवादियों को यह लगने लगा कि इससे देश के मुस्लिमों के सामने नागरिकता का संकट आ जाएगा। और इसे तमाम लोग भावनात्मक पहलुओं से खिलवाड़ कर केवल नफरत के पत्ते फेंट रहे हैं ताकि उनका बौद्धिक व राजनीतिक वर्चस्व बना रहे। अनावश्यक विवाद पैदा कर रही विपक्षी दल। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से इस पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। वस्तुतः यह कानून 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई के पीड़ित उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में निवास कर रहे हैं। और विपक्ष द्वारा इस कानून की इस आधार पर आलोचना की जा रही कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है क्योंकि इसमें पड़ोसी देशों से आने वाले अप्रवासियों की संख्या में बेहतर से वृद्धि होगी। विपक्ष का कहना है कि अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए सीएए पर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि इसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का एक भी नागरिक इसके कारण अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। यह कानून राज्यविहीन शरणार्थियों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए है, ना कि किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित करने के लिए। वस्तुतः पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित उत्पीड़न और हिंसा में वृद्धि देखी गई। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को वहां हमलों, भेदभाव, सांप्रदायिक हिंसा, जबरन मतांतर सहित कई अन्य तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और अन्य स्रोतों की रिपोर्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर हमला होने के मामलों को दर्शाती है, जिसमें ईसा निंदा के आरोप, लक्षित हत्याएं, मॉब लिंचिंग, जबरन मतदान, यौन हिंसा आदि जैसे मामले शामिल हैं। इन चुनौतियों से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच हाशिए पर पड़े होने और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है।
और सीए का विरोध करने वाले विभिन्न राजनीतिक संगठनों में इसके विरुद्ध 143 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केरल, बंगाल, पंजाब सहित कई राज्य सीए के कार्यान्वयन के खिलाफ थे। वे इसका विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि भाजपा को निराश्रितों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करने से रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि कुछ कानूनी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास निहित हैं, जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार एवं मतदान का अधिकार और विधायी निकायों में सदस्यता की पात्रता आदि। और लगभग सभी देशों ने अनियमित आप्रवासन के मामले से निपटने के लिए नीतिगत उपाय अपनाए हैं, जैसे अनियमित स्थिति में प्रवासियों पर जुर्माना, हिरासत या फिर निर्वासन, परिभाषित योजनाओं के तहत कानूनी स्थिति का नियमितीकरण। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है कि दुनिया भर के देशों में शरणार्थियों या फिर अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता लिए नीतियां हैं जो सुरक्षा, सहायता और स्थानीय समुदाय में एकीकरण का मार्ग प्रदान करती है। साथ ही यह भी समझना होगा कि सीए के तहत किसी भी शरणार्थी को नागरिकता स्वतः नहीं मिल जाएगी जो उपयुक्त उल्लेखित देशों से यहाँ आकर बस गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, जैनियों के लिए कानूनी मार्ग प्रदान करने के लिए मौजूदा नागरिकता कानून में बदलाव करता है और जिसके कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत के नागरिक बन सके। ये लिखा गया अनुभव कुमार पांडे ने, लोकनीति विश्लेषक है। तो ये आर्टिकल पढ़ा करिएगा, तभी तो आप लोग सोच पाएंगे, कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बिना बसंत के वर्ष का आना तंज कसा जाता है। चुनावी मोड़ में भाजपा कांग्रेस में सुस्ती। ये मध्य प्रदेश की बातें हो रही है। धरा की धमनियां, नदियां हमारे देश की धमनियां हैं। इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो शरीर बीमार होगा और लिहाजा हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को सुनिश्चित करना होगा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, ये जरूर आप लोग देख लीजिए। ये आप देखिए, संपूर्ण विश्व के इतिहास को नदियों की दृष्टि से खोजने पर 4 पुरातन नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सिंधु घाटी, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया शामिल है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे बसी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की आबादी का फैलाव पीली नदी के किनारे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ। इन नदी घाटियों में सभ्यताएं बसी, पली और बड़ी और विकसित हुई और जिसके अवशेष आज भी हमें नदियों के महत्व को इंगित करते हैं। भारत भूमि यदि बात करें तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव बहुत विस्तृत था और इसमें जहाँ मोहनजोदड़ो जैसी घनी आबादी के नगर का इतिहास हमें मिलता है, वहीं धौलावीरा जैसे प्राचीन नगर की कहानी भी इतिहास से पता चलती है। नदियों के किनारे बसे इस पुरातन समाज की तुलना वर्तमान के महानगरों से भी की जा सकती है, क्योंकि आज भी संसार के अधिकांश देशों के प्रमुख शहर किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नदियाँ अर्थात साफ पानी हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व पुरातन काल से ही है। और नदी संवरण क्षेत्रों को यदि हम अपने जीवन का पालना कहें तो गलत नहीं होगा। भारत के तमाम बड़े व प्राचीन शहर भी नदियों के किनारे ही बसे। हिमालय का संवरण क्षेत्र हो या फिर प्रायद्वीपीय भारत का संवरण क्षेत्र, तो दोनों में तमाम बड़ी छोटी वर्ष भर बहने वाली या फिर बरसात पर निर्भर रहने वाली हजारों नदियों का जाल भारत भूमि पर विस्तृत है। दुनिया की सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा भी यही बहती है। भारतवासियों का नदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक नाता है। यही कारण है कि भारत को नदियों के देश के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान में भारत की नदियां संकट के दौर से गुजर रही हैं। नदियों के सामने जहां प्रदूषण, अतिक्रमण जैसी भयावह चुनौतियां खड़ी हैं, वहीं उनमें निरंतर घट रही पानी की मात्रा भी गंभीर चिंता में डालने वाली है। कस्बों व शहरों के घरेलू बहिस्राव के कारण नदियों में गंदे नाले का रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों बरसाती नदियां बहुत पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। उन नदियों को वर्तमान पीढ़ी गंदा नाला समझती है। जब नदियां प्रदूषित हो रही हैं तो किनारे बसा समाज भी उस प्रदूषण के असर से बच नहीं पा रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था का कुछ हिस्सा भी उससे प्रभावित हो रहा है। आज गंदे पानी को नदी जल से अलग रखने के विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस गंदे पानी को उपचारित करके उसे कृषि कार्यों व उद्योगों में उपयोग में लाया जा सकता है। हमारी जिन नदियों ने नालों को रूप धारण कर लिया है, उन्हें पुनः नदी बनाने का यह एक उपाय है। और वस्तुतः नदियाँ हमारे देश में धमनियाँ हैं। यदि इन धमनियों में प्रदूषित पानी बहेगा तो शरीर बीमार ही रहेगा। हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को बनाना ही होगा। इसके लिए नदियों के प्रति मित्रवत व्यवहार रखना और उनकी चिंता करना जरूरी है। आज यानी कि 14 मार्च का दिन नदियों के लिए कार्यवाही दिवस के रूप में पूरा दिवस विश्व मनाता है, अर्थात अपनी नदियों के सुधार हेतु प्रयास प्रारंभ करने का दिन है। हमें अपनी नदियों के प्रति सच्चा प्रेम व आदर भाव दिखाने और उनके साथ मित्रवत व्यवहार
प्रारंभ करने का दिन है। नदियों के प्रति अपने मित्रवत व्यवहार को मात्र एक दिन के लिए सीमित ना रखते हुए उसे प्रतिदिन के लिए अपने जीवन में उतारना होगा। जब प्रत्येक नागरिक का व्यवहार नदियों के प्रति सच्चे आदर का होगा, तब ही नदियों अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करेंगे। पिछले एक दशक में नदियों के प्रति देश में एक चेतना अवश्य पैदा हुई है, जिसके चलते सरकार व समाज दोनों नदियों की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर का प्रयासरत हैं। नदियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की गति सभी अभी धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए कार्यों में निरंतर लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया, यानी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल है। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल व अविरल बनाने की संकल्पित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा, और इसमें यदि देश के सभी नागरिक की भागीदारी होगी तो यह लक्ष्य प्राप्त करना किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को नदी प्रेमी बनना होगा। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुरातन नदी घाटी सभ्यताएं क्यों विस्मित हुई। यदि इस तथ्य से हमें परिचित होंगे तो अपनी नदियों के साथ मित्रवर व्यवहार भी अवश्य करेंगे। अच्छी बात है। फटाफट लाभ के लिए F&O ने खुदरा निवेश चिंताजनक है, मुख्य सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा है। तमिलनाडु में नया संयंत्र लगाएगी टाटा मोटर्स। जेप्टो लेगा ₹2 प्रति ऑर्डर का प्लेटफॉर्म शुल्क। रैपिड डिलीवरी है ना, उसी की बात हुई। ITC में हिस्सेदारी बेचने की भी अभी कोई योजना नहीं है। जांच में मिली बायजूस के ऑडिटों की लापरवाही, ये भी आजकल बुरे दिन से गुजर रहा है। 15 मार्च से पहले नया फास्टैग खरीद ले पेटीएम के यूजर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कह रहा है, क्योंकि इसके भी पेटीएम के भी बुरे दिन चल रहे हैं। खत्म होगी आयातित कोयले पर निर्भरता। कोयला मंत्री ने PM गति शक्ति कोयला सेक्टर के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया। दूसरे सेक्टर के तहत कोयला क्षेत्र में भी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ा रही है। ई मोबिलिटी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन बात हो रही है। सेवा निर्यात के मामले में भारत का प्रदर्शन चीन से काफी बेहतर है। GDP के अनुपात में निर्यात का आंकड़ा भी पड़ोसी देश से अच्छा है। 2022 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात GDP का 23% रहा है। वैश्विक व्यापार में 2024 में तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नीति आयोग ने लॉन्च किया वोकल फॉर लोकल पहल। जमीनी स्तर पर उद्यमिता और स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने बुधवार को अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल आप देखते हैं कि पहल की शुरू की है। और नीति आयोग आप देखिए योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आई हुई है। यह प्लेटफॉर्म उद्यमियों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए तकनीक, संचालन, वित्तीय व डिजिटल साक्षरता, प्रमाण पत्र व पंजीकरण और कौशल विकास में मदद करेगा। कुक की बेटी को दी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने दी छात्रवृत्ति। CGI ने किया सम्मानित। हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी जजों के हस्ताक्षर वाली 3 पुस्तकें भी भेंट की हुई है। सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के प्रोत्साहन के लिए आ सकती है योजना। रक्षा मंत्रालय ने 34 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए HAL से किया अनुबंध। उन्नत हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 8,073 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारतीय सेना को 25 और तटरक्षक बल को मिलेंगे 9 हेलीकॉप्टर। अच्छी बात है। डॉक्टरों को मुक्त विदेशी यात्रा नहीं करा पाएंगी दवा कंपनियां। फार्मा कंपनियों के लिए औषधि विभाग ने अधिसूचना की नई संहिता। कंपनियों को कोई अन्य उपहार या आर्थिक लाभ भी नहीं दे सकेंगे। दवा की सलाह देने के अयोग्य लोगों को नहीं दे सकेंगे सैंपल। MMRDA के तहत खनिजों पर कर नहीं लगा सकते हैं राज्य। खनन कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी दलीलें, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को खनन कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि इंडिया सीमेंट्स में मामले में 1989 का फैसला सही, जिसमें कहा गया कि रॉयल्टी कर है। चंद्रचूड़ ने कहा कानून के मुताबिक संसद सीमाएं लग सकती हैं और पर राज्यों के कर लगाने की शक्तियां कैसे छीन सकती हैं। कोर्ट ने मंगलवार को कहा केंद्र यह बात क्यों नहीं कहता है कि केवल संसद के पास खनिजों पर कर लगाने की शक्ति है और राज्यों को इस तरह से कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो उसी की चल रही है सुनवाई। और दरअसल संविधान पीठ उस जटिल प्रश्न पर विचार कर रही है, क्या खनन पट्टे पर केंद्र द्वारा एकत्रित की गई रॉयल्टी को कर के रूप में माना जा सकता है, जैसा कि 1989 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था। 6 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि संविधान संसद को खनिज विकास के संबंधों को आधार बनाकर सभी तरह के नियम बनाने का अधिकार है नहीं देता है
और राज्य के पास खनन और खनिजों को रेगुलेट करने और उन्हें विकसित करने की शक्ति है। 27 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी। क्या MMDR अधिनियम 1957 के तहत निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी कर की प्रकृति की आती है या नहीं। यह मुद्दा 1989 में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में आए फैसले के बाद उठा था, जिसमें शीर्ष अदालत की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि रॉयल्टी एक कर है। हालांकि शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2004 में बंगाल राज्य बनाम केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड मामले में आपदे के फैसला सुनाते हुए कहा था कि 1989 के फैसले में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि थी और रॉयल्टी एक कर नहीं है। उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ट्रंप आमने सामने है। 68 वर्ष बाद दोनों पार्टियों के पिछले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय होगा। चलिए चल रहा है, बातें हो रही हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर लग सकता है प्रतिबंध, बिल पास करें। बिल पास हुआ है। इजरायली हमले में गाजा में 88 वेस्ट बैंक के 3 लोगों की मौत। ये आप देखते हैं कि इजरायल और हमास में चल ही रहा है। नेपाल की प्रधानमंत्री प्रचंड ने फिर हासिल किया विश्वास मत। ऑडिट में बोइंग 737 मैक्स जेट के उत्पादन में मिली खामियां। अलास्का एयरलाइंस की उड़ान में समस्या आने पर की गई थी जांचें। संप्रभुता पर आंचाई तो परमाणु हमला करेगा रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी। कहा रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के सैनिक आए तो होगा टकराव। अमेरिका का यूक्रेन में सेना भेजने की योजना से इंकार। ये आप सभी जानते हैं रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा है। अमेरिका के भारतवंशी सांसदों ने भारत की प्रगति को सराहा है। जापानी निजी कंपनी के रॉकेट में उड़ान भरते ही विस्फोट हुआ है। टोक्यो राजधानी है जापान की। काइरोस रॉकेट में हुआ है विस्फोट। राष्ट्रपति ने किया मॉरिशस को दौरा। मजबूत करने, आप देखते हैं संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ के बेटे 6 साल बाद लंदन से लौटे। पनामा पेपर घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश चले गए थे दोनों। और आप देखिए इनकी सरकार आ चुकी है। तो वो कहते हैं ना सैया भाई कोतवाल तो काहे खड़। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, माफियाओं के बुरे दिन चल ही रहे। 37 वर्ष पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास हुई है। देख लीजिए। नींबू के लिए आधी रात को महिला के घर का दरवाजा खटखटाना बेतुका है। हाईकोर्ट कह रहा है शिकायतकर्ता महिला 6 साल की बच्ची के साथ घर में थी अकेली। आरोपित CISF कर्मी शराब के नशे में खटखटाया था दरवाजा। देखिए इस तरह के मामले भी आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये खेल का क्षेत्र है और मुझे लगता है खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां हैं, ये याद रखा करिएगा। नए अक्षर ने बढ़ाया मुंबई के 42वें खिताब का इंतजार। लक्ष्य सेन तनीषा सोनी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची है। रचिन रविंद्र को मिला सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार। वनडे विश्व कप के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रचिन रविंद्रन को। भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने श्रीलंका से जीती सीरीज। भारत ने तीसरे T20 मैच में अलकराज अंतिम 8 में पहुंचे। कार्लोस अलकराज की बात हो रही है। बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में गुजरात पर शानदार जीत से फाइनल में दिल्ली पहुंची है। जो महिलाओं का प्रीमियर लीग हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। मनीष ने कराई भारत की चांदी। पैरा निशानेबाजी विश्व कप में बुधवार को 2 रजत 1 कांस्य पदक सहित भारत की झोली में कुल 3 पदक आए हुए। फिल्म रिलीज होने के 48 घंटे तक नहीं की जानी चाहिए समीक्षा। केरल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने की सिफारिशें।
आजकल एआई की काफ़ी बातें भी हो रही हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस भी 15 मार्च को मनाया जाता है। एक तरफ एआई जनित तीव्र परिवर्तन है तो दूसरी तरफ इस पर नियमन का अभाव है, परिणता है, संकट मंडरा रहा है उपभोक्ता अधिकारों पर, और इसको लेकर बड़ी बातें भी हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें जागरूकता रखा करिएगा, यही हो सकती है इसमें बचने की। आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों की आवाज़ें बदल जा रही हैं, कॉपी हो जा रही है, छवि किसी और की रहती है, चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, नुकसान है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। देखिए ये भी याद रखिएगा। बस देखते हैं आगे क्या होता है। रिली एआई क्या है? यह ऐसा इंटरनेट मीडिया ऐप है जो यूजर्स को अपना डिजिटल ट्विन जुड़वा यानी कि एआई पावर्ड अवतार बनाने और खुद के हिसाब से ट्रेनिंग की सुविधा देता है। यह ट्विन आपको आपकी जगह इंटरनेट मीडिया पर बातचीत में शामिल हो सकता है। आप इसे अलग अलग भाषाएं सिखा सकते हैं। डिजिटल ट्विन को यहाँ पर रिलीज कहा जाता है। यह यूजर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल, नॉलेज, ओपिनियन से भी सीख सकता है। जब है और कैसे काम करता है, तो यूजर्स रिलीज को दो तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक तो सीधे बातचीत करके या फिर अपने यूट्यूब, एक्स, फेसबुक आदि से जोड़कर। यह पिछली बातचीत को याद रख लेता है, फिर उसी आधार पर बातचीत की आगे बढ़ाता है। फिलहाल एआई ऐप 100 भाषाओं में सपोर्ट करती है। लाभ और चुनौतियाँ। इसका उद्देश्य अकेलेपन से निपटना। यूजर्स रिलीज से पूछ सकते हैं कि उसके दर्शकों द्वारा किस विषय की सबसे अधिक मांग है, फिर उसी के अनुसार कंटेंट भी बनाया जाता है। कंपनी भारत से 6 देशों में अल्फा लॉन्च की तैयारी कर रही है। यह ऐप अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अब नए नाम से जाने जाएंगे मुंबई के 8 रेलवे स्टेशन। प्रस्ताव के अनुसार कड़ी रोड स्टेशन का बदल कर नाम लालबाग, सैडहर्स्ट का रोड स्टेशन का नाम डोंगरी, मरीन लाइन स्टेशन का नाम मुंबा देवी, चंडी रोड का नाम गिरगांव, काटन ग्रीन स्टेशन का नाम काला चौकी, डाकयार्ड स्टेशन का नाम मजगांव और किंग्स सर्किल का नाम अब देखिए तीर्थ पार्श्वनाथ रखा गया है। नाम बदलने की परंपरा तो हमारे यहाँ है ही। अत्याचार अधिनियम के मामले में सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। यह मामला आप देखते हैं कि खंडपीठ ने कहा कि धारा 15A(10) न्यायिक कार्रवाई पर भी लागू होगी। इस धारा में अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया गया। यह मामला आप देखेंगे कि अगस्त 2019 में हाईकोर्ट की जस्टिस साधना जाधव ने कार्रवाई शब्द का अर्थ तय करने के लिए खंडपीठ को भेजा था। अब आप देखिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे कि अमेरिका में पहली बार पेनिसिलिन ने बचाई गई मरीज की जान। 1942 में आज ही अमेरिका में पहली बार किसी गंभीर मरीज की जान पेनिसिलिन द्वारा बचाई गई थी। स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया से पीड़ित एनी मिलर को यह एंटीबायोटिक दी गई थी और इससे उनकी जान बच गई थी। आज भी जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए पेनिसिलिन का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई 1931 में। आज ही के दिन पहली बोलती भारतीय फिल्म आरा बम्बई अब मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। 124 मिनट की यह फिल्म हिंदी भाषा में थी, जिसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। फिल्म फारसी नाटक पर आधारित थी। इसी फिल्म ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। वैदिक गणित को आधुनिक काल में लाने वाले कृष्ण तीर्थ तो गणित के महान विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 1884 में आज ही उड़ीसा के पुरी में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा से ही गणित, विज्ञान, मानविकी, संस्कृत में अव्वल रहे और 15 वर्ष की उम्र में मद्रास संस्कृत एसोसिएशन द्वारा सरस्वती उपाधि से विभूषित हुए। अथर्ववेद में छिपे गणित के 16 सूत्र खोजकर उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स से किताब लिखी, जिससे दुनिया भर के लाखों शिक्षार्थियों को लाभ हुआ। वर्ष 1925 में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य बने। 2 फरवरी 1960 को उनका निधन हो गया था। पवित्रता का प्रतीक अग्नि उत्सव। तो ईरान की राजधानी तेहरान में अग्नि उत्सव पर आतिशबाजी के दौरान ईरानी व्यक्ति इस पर्व को फारसी में चहर सांबे सूरी कहा जाता है। इस उत्सव पर सार्वजनिक क्षेत्रों, गलियों और घरों के
सामने पार्कों में अलाव जलाया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। माना जाता है कि यह पर्व सभी बुराइयों, नाखुशी, बीमारी और चिंता को जलाकर एक जीवन में नई शुरुआत की आशा का संचार करता है। इस दौरान लोग जलती हुई आग के बीच चिल्लाते हैं, ओए चाहर सा बहे सूरी। यह ईरानियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और पवित्रता का भी प्रतीक है। जरूरी नहीं कि टीबी मरीज को लगातार खांसी हो। संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए नई तरीकों की जरूरत है। हाल में लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। एशिया व अफ्रीका के 6 लाख लोगों को के डाटा का किया गया विश्लेषण। पीड़ित 82.8% लोगों को लगातार खांसी नहीं थी। 2022 में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 75 लाख मामले दर्ज किए गए। 12 देश में राष्ट्रीय निगरानी योजना के विश्लेषण से सामने आए परिणाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है ना टीबी। मुखौटा पहनकर की लोमड़ी के बच्चे की देखभाल वर्जीनिया में, वॉशिंगटन में। कामकाजी वर्ग में अंधेपन का एक कारण डायबिटीज भी है। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन 2.10 करोड़ लोग भारत में लगभग दृष्टिबाधित हैं, जिनमें 24 लाख लोग अंधेपन के शिकार हैं। 12.50 करोड़ अंधेपन के शिकार हो सकते हैं 2045 तक। अब देखते हैं कि कई ऐसी बीमारियां जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर जल्द इलाज ना किया जाए तो दृष्टि हानि और अंधापन भी हो सकता है। इसमें मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण किडनी रोग है। डायबिटीज बीपी के मरीजों की होती है किडनी की ज़्यादा समस्या। पेन किलर दवाएं भी किडनी की खराबी का बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है गिरने से फ्रैक्चर का जोखिम, ये अनुसंधान कह रहा है। और ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखिए। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।